आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर शब्द विचार और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हर एक छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो शब्द विचार शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का परिभाषा क्या है। तो शब्द का परिभाषा है, शब्द वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्या है? वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है हम, गाड़ी, मकान आदि। तो ये सभी क्या है? ये सभी शब्द हैं और शब्द का परिभाषा भी आपने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफाइड करना। तो शब्दों को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है उसे पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा रूपांतर के आधार पर। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ शब्द हैं वो 4 तरीके से किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब ऑरिजिन की, वो शब्द निकला कहाँ से, और चौथा है रूपांतर के आधार पर। ठीक है, तो अब हम लोग इसे एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। आप ध्यान से देखना वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन था वो था अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हम लोग इसे कैसे क्लासिफाइड करते हैं? अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक कहते हैं। अर्थपूर्ण मतलब जो मीनिंगफुल, अगर कोई वर्ड है तो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और अर्थहीन शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं, और जो मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं उसे हम लोग निरर्थक कहते हैं। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर की ही चर्चा की जाती है, और हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों की ही चर्चा होती है। पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक बन जाते हैं। बट एट टाइम्स क्या होता है कि जो निरर्थक शब्द है उसे भी हम लोग व्याकरण में शामिल कर लेते हैं, और जब हम लोग इसे व्याकरण में शामिल कर लेते हैं तो वो निरर्थक शब्द भी सार्थक शब्द बन जाता है। तो अभी आपने सीखा कि अर्थ के आधार पर कैसे हम लोग शब्द को क्लासिफाइड करते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कैसे शब्द को क्लासिफाई करोगे और आप कितने पार्ट में करोगे? अगर मैं पूछूं आपसे कि अर्थ के आधार पर आप शब्द को क्लासिफाई करो तो अर्थ के आधार पर आप 2 तरीके से क्लासिफाई करोगे। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। आई होप आपको ये पहला क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से शब्द को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, और अभी हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। तो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ किसे कहते हैं? जिनका कोई खंड सार्थक ना हो। खंड मतलब होता है पार्ट्स। तो अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है, उसको जब आप तोड़ोगे, उसको पार्ट्स तोड़ दोगे तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो कोई मीनिंग नहीं बनाएगा। तो वही वैसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा को जब आप तोड़ोगे तो इससे जो भी शब्द होगा तो वो मीनिंगलेस होगा। पानी, जल इत्यादि, तो ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इनको अगर आप इनको तोड़ोगे तो क्या होगा? इनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। दूसरा होता है यौगिक। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। तो आप समझ गए यौगिक कैसे शब्द होते हैं? यौगिक वैसे शब्दों को बोलते हैं कि अगर यौगिक शब्द को आप तोड़ दोगे ना तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट है उसका भी कुछ मतलब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में है विद्यालय। तो जब आप विद्यालय को तोड़ते हो तो इसमें जो वर्ड्स निकलते हैं तो वो होता है विद्या प्लस आलय। तो विद्या का मतलब होता है नॉलेज और आलय का मतलब होता है कोई प्लेस। तो विद्या लेने का जो प्लेस होता है उसे विद्यालय कहते हैं। दया सागर। तो दया सागर को जब आप तोड़ोगे तो क्या कौन कौन से शब्द निकलेंगे? दया और सागर। वेरी गुड। तो आप समझ गए रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और यौगिक शब्द किसे कहते हैं। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात। अगर आप नहीं समझे तो आप फिर से मुझे एक बार आप सुन लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब हम लोग देखेंगे योग रूढ़ किसे कहते हैं।
तो योग रूढ़ ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। मतलब कि यौगिक होते हैं वैसे शब्द, योग रूढ़ शब्द यौगिक होते हैं, बट जब आप उसको तोड़ते हो, उनको पार्ट में तोड़ देते हो तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे पंकज, पंकज शब्द को आप तोड़ोगे तो पंख और ज के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। समझे अब? देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ लिए कि अर्थ के आधार पर हम लोग किस तरीके से शब्द को बांटते हैं और रचना के आधार पर हम लोग किस तरीके से शब्द को बांटते हैं। और जो अब हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार के अनुसार शब्द को हम शब्द के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं शब्दों का, उनको पाँच उनका भेद होता है। तो वो कौन कौन से 5 भेद हैं? तो पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और पांचवा है संकर। तो अब हम लोग एक एक करके इन सभी को समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आप ध्यान से सुनते रहना मुझे। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। कितना सिंपल है ना तत्सम शब्द समझना। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप से हिंदी में आए हैं। तो वैसे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। याद हो गया तत्सम शब्द किसे कहते हैं? चलो, वेरी गुड। अब जो है तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आने पर बदल गया है, जैसे आग, कपूर, आँख इत्यादि। तो ये सब क्या है? ये सब तद्भव शब्द हैं। मतलब कि संस्कृत के वैसे शब्द जिसे हम लोग हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरे नाम से। ठीक है, आप समझ गए तद्भव किसे कहते हैं। अब देशज, अब हम लोग समझेंगे कि देशज शब्द किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा स्टेट्स है ना, पंजाब है, हरियाणा है, झारखंड है, बंगाल है, बिहार है, यूपी है। तो कितना सारा स्टेट है ना, और हर जगह का एक रीजनल लैंग्वेज है। अगर आप इंडिया में हर 100 किलोमीटर ट्रैवल करोगे ना तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनका जो शब्द होता है, उनका शब्द जब हम हिंदी में प्रयोग करने लगते हैं तो वैसे शब्द को देशज कहते हैं। देशज सुनने में ही लग रहा है ना देसी। तो कितना सिंपल है ना इसका डेफिनेशन। जो मतलब देश के अंदर जो भाषा इस्तेमाल होती है उस भाषा के कुछ शब्द जिसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? वैसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी इत्यादि। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है ये देशज शब्द हैं। ठीक है, अब है चौथा जो हमारा है चौथा जो उत्पत्ति के आधार पर हमारा है भेद, वो है विदेशज। विदेशज सुनने में ही लग रहा है ना विदेशी। तो जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द कहते हैं, समझ गए? जो शब्द हम लोग विदेश से लिए हैं, मतलब विदेश से कहीं भी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश से ही, कोई भी अरबिक हो सकता है, उर्दू हो सकता है, फिर जापानीज़ हो सकता है, चाइनीज़ हो सकता है। अगर वैसे वहाँ के लैंग्वेज के कुछ शब्द को जब हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपने बोलचाल में प्रयोग करते हैं, तो वैसे शब्दों को कहते हैं विदेशज शब्द। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि पुलिस, स्कूल, स्टेशन। तो ये सभी क्या है? ये सभी शब्द हैं जो कि विदेश के शब्द हैं, पर इसे हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। पांचवा है संकर। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर कहा जाता है। मतलब कि दो भाषा, वो हिंदी और इंग्लिश भी हो सकता है, वो हिंदी और बंगाली भी हो सकता है, वो हिंदी और जापानीज़ भी हो सकता है, वो हिंदी या चाइनीज़ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो भाषा को मिलाकर जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में जैसे कि रेलगाड़ी। तो रेल तो इंग्लिश का ना वर्ड है, तो रेल और गाड़ी, गाड़ी का मतलब गाड़ी, तो रेल इंग्लिश का हो गया और गाड़ी हिंदी का हो गया। तो दो भाषा के शब्द को जब हम मिला के एक शब्द बनाएं तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं?
वैसे शब्दों को कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। और आगे भी अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूपांतर के आधार पर। हमने देख लिया अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब हम लोग देखेंगे रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं और क्या क्या होते हैं। रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के अनुसार शब्दों के विकारी और अविकारी दो भेद हैं। विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं। तो आप समझ गए ना विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका अगर हम बहुवचन करेंगे या एक वचन करेंगे तो उसका एक वचन या बहुवचन हो जाएगा। अगर हम उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग करेंगे तो वो स्त्रीलिंग में भी चेंज हो सकता है, पुल्लिंग में भी चेंज हो सकता है। और क्या, उसका पुरुष, ठीक है, पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, तो ये सब भी चेंजेस हो सकता है। तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं विकारी शब्द के, जैसे कि गाय, लड़का, यह, वह इत्यादि। तो जब आप इसका बहुवचन करोगे ना इन सारे शब्दों का, तो इन सारे शब्दों का बहुवचन भी हो जाएगा, इनका लिंग परिवर्तन भी हो जाएगा। तो जब ऐसे शब्द होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी वे शब्द हैं जिनका रूप कभी नहीं बदलते, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो वैसे शब्द जिनको ना तो आप लिंग में परिवर्तन कर सकते हो, ना तो आप उसका वचन बदल सकते हो, तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं, वैसे शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए कुछ शब्द हैं जैसे कि आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे शब्द हैं ना जिसका बहुवचन, मतलब जिनका वचन में परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ही इनका आप लिंग परिवर्तन कर सकते। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और मैं ये बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैंने आज जितना भी कुछ आप लोगों को बताया है वो सभी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया है और आप अच्छे से सारी चीज़ों को सीख भी लिए होंगे। ठीक है, मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो। और मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे। चलो फिर, बाय।